गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू फेसबुक लाइव। फ्रेंड्स, आज हमारे साथ डॉक्टर विंसी प्रियाशा, जो एक ईएनटी कंसल्टेंट है जयप्रकाश अस्पताल के साथ, एंड शी ऑल्सो हैज़ completed her post graduation in Government Medical College, Chandigarh, and her senior residency in Delhi Government. Ma'am, welcome to the show. Thank you so much for taking out your time and being a part with us. Thank you. Ma'am has a rich experience in the field of ENT, as good as 5 years. So, ma'am, आज हमारे friends को ENT related आप काफ़ी सारी information share करने वाले हैं. Definitely. So, beginning with ma'am, ऐसे अगर generally बोला जाए ENT department, ENT field किस चीज़ों से हमारे body के कौन से part से related है? So ENT is an abbreviation. Abbreviation का मतलब है short form, जहाँ पे E stands for ear, N stands for nose and T stands for throat. But the scientific name we use in our branch is otorhinolaryngology, जहाँ पे auto same is for ear, rhino is for nose and laryngology is for the throat part. So ENT has expanded his domain and now with the NB recommendation and head and neck surgery has also been a part of the ENT domain. जहाँ पे नेक रिलेटेड कोई भी मास गांठ होना गले में, थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स या पैरेटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, स्कल बेस्ड सर्जरी, पिट्यूटरी सर्जरी आर आल्सो नाउ अ पार्ट ऑफ द ईएनटी डोमेन. ओके, सो मैम काफ़ी पेशेंट्स होते हैं या काफ़ी लोगों में भ्रम भी है कि ई स्टैंड्स फॉर ईयर या फिर ई स्टैंड्स फॉर आई एज वेल, तो इट्स नॉट कनेक्टेड टू आई, राइट? सो आई विल वंस एंड for all, remove this myth. Yes. E does not stand for eye. Eye is ophthalmology and it's a very amazingly huge branch, and we have in our domain जहाँ पे E stands for ear. Okay. So ma'am, now coming to the branches, if we talk, तो ENT के भी काफ़ी सारे branches हैं. Definitely. तो मैम geriatric is one of the branches जो deal करता है old peoples के साथ. Yes. तो मैम उसके बारे में कुछ बताएंगे, old people Right. कैसे मदद मिलती So है? you can divide ENT into lot of specialization, sub-specialization Right, situation, but broadly अगर आप age wise divide करेंगे तो divides into geriatric and the middle age and the pediatric ENT. So you asked about geriatric ENT. Geriatric ENT consists of people जहाँ पे age is more than 60 years. Okay. मतलब हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको कंप्रोमाइज करती है जी. सो देयर आर प्रॉब्लम्स जो एजिंग रिलेटेड होती हैं एंड विच इज नेचुरली कमिंग टू पीपल, जिसको हम आइडेंटिफाई करते हैं. जिसमें सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम आता है जो हियरिंग डिफिकल्टी आती है, एंड इट्स अ एज रिलेटेड प्रॉब्लम जहाँ पे हम अपने घर में अपने बुजुर्गों में देखते हैं, अपनी दादी नानी में देखते हैं कि उनको सुनाई में दिक्कत आ रही है, वो हमारे कन्वर्सेशंस नहीं सुन पा रहे हैं, वो टीवी की साउंड बढ़ाए हुए हैं. सो ये सब प्रॉब्लम जहाँ पे बूढ़ों में आती है, जैसे खानों में दिक्कत होना, कभी कभी उसमें सांस में लेना दिक्कत लेना, कुछ टाइम के बाद उनको एज रिलेटेड आवाज़ में दिक्कत आती है, उनकी आवाज़ भारी हो जाती है. तो जो भी उनकी प्रॉब्लम ओल्ड एज और एजिंग से रिलेटेड आती है जो आफ्टर 60 इयर्स है, वो जेरियाट्रिक ईएनटी की पार्ट बनती है. ओके, तो मैम ऐसे कुछ 2-3 एग्जांपल्स आप देंगे जैसे जनरल पब्लिक समझ पाए कि हाँ, एक हमारे घर में बुजुर्ग मान लीजिए रह रहा है या रह रही है, तो उनमें अगर स्पेसिफिक सिम्टम्स या कंडीशन दिख रहे हैं तो हाँ जी, वो जल्द से जल्द ईएनटी डिपार्टमेंट को उनको दिखाना चाहिए. देखिए, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट पार्ट इज कि उनको सुनाई में दिक्कत आना. वो खुद आपको बता सकते हैं कि मुझे इस कान से फोन में बेटर सुनाई पड़ता है या मैं इस कान से फोन उठाना पसंद करती हूँ, या फिर वो सडनली कह रहे हैं कि अब मुझे 2-3 दिन से सुनने में कम हो रहा है. पेशेंट खुद भी आइडेंटिफाई कर सकता है, बट देयर आर टाइम्स द पेशेंट खुद आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, एंड एज फैमिली मेंबर्स आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है. जहाँ पे हाँ बिल्कुल, जहाँ पे वो खुद बोलेंगे कि साउंड बढ़ा दो टीवी का, आप कमरे से उनको बुला रहे हो, वो आवाज नहीं दे पा रहे, एंड देन यू कम इनसाइड द रूम एंड यू सी कि दे आर रिस्पॉन्डिंग, तो इट इज जस्ट बिकॉज कि उनको सुनाई में कमी आ रही है. ओके, आई सी.
Thank you so much, ma'am, for that information. Ma'am, moving ahead, pediatric department भी है ENT के एक जो ब्रांच है, बिल्कुल, जो बच्चों के साथ संबंधित है। इसी प्रकार कुछ बच्चों के बारे में इंडिकेशन, सिम्टम्स जिसको देखते ही घर वाले, माता पिता तुरंत ENT को कंसल्ट करना चाहे, आप प्लीज़ बताइए हमें। सो पीडियाट्रिक ENT एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है जहाँ पे हम कंजेनाइटल, जो हम उन डिजीजेस को बोलते हैं जो जन्म से हमारे बच्चों को होती है, एंड देन एक एक्वायर्ड होता है जो उम्र के साथ आती है, एंड बच्चों में ही आती है, जिसमें कुछ इन्फेक्शंस होते हैं, कुछ कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसमें फिस्चुला होना, ब्रेकियल फिस्चुला, ट्रेक्योइसोफेजियल फिस्चुला। सो ये सब तो साइंटिफिक टर्म है, बट एज पेशेंट जो आते हैं वो ऐसे बोलेंगे कि जब हम बच्चे को दूध पिला रहे हैं तो सांस लेने में दिक्कत आ रही है जी। या उस टाइम ज़्यादा रोता है, एंड जब दूध नहीं पिलाते हैं तब शांत हो जाता है। समथिंग रिलेटेड टू ब्रेस्ट फीडिंग, जहाँ पे फीडिंग डिफ़िकल्टी आए। फिर एक आपकी कंजेनाइटल प्रॉब्लम हो गई कोएनल अट्रीशिया होना, जहाँ पे जो सांस की नली है नाक की वो पीछे से बंद होती है। सो देयर आर मल्टीपल डिसऑर्डर्स जहाँ पे हम बच्चे को चेक करते हैं, उनकी एयरवे, स्पेसिफिकली एयरवे वाला पार्ट हम चेक करते हैं। देन आपका आता है कंजेनाइटल हियरिंग डिसऑर्डर, जो हम कॉमन भाषा में देखते हैं कि बचपन से बच्चा बहरा है। हमने देखा है कि किसी ने बोला कि इसको तो बचपन से सुनाई नहीं देता, तो वो बोल भी नहीं पाता, बिकॉज बोथ ऑफ द सेंसरी ऑर्गन्स आर क्वाइट कनेक्टेड। नाउ गवर्नमेंट हैज़ रिलीज दिस प्लान जहाँ पे हर बच्चे को हमें स्क्रीन करना चाहिए। स्क्रीनिंग प्लान है हमारे नियोनेटल स्क्रीनिंग प्लान्स में। तो ये स्क्रीनिंग मैम इन द हॉस्पिटल ही होगा? Yes. All hospital born, even not hospital born, has to be screened within 48 hours. And if not screened, अगर किसी पेरेंट को लगता है कि आपको आवाज़ देने पे बच्चा सर नहीं मोड़ रहा, या आपको कहीं ना कहीं इन्फेक्शन रहा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या आपका पिछले जो प्रेगनेंसीज रहे हैं उसमें जो बच्चे रहे हैं उनमें सुनाई की दिक्कत आई है, तो डेफिनेटली नेक्स्ट प्रेगनेंसी शुड बी स्क्रीन विदाउट डाउट। फ्रेंड्स, जैसे आपने सुना, अपने नवजात शिशु स्पेशली न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए ये इंडिकेशन, ये सिम्टम्स जो भी अगर आपको दिखे या ना दिखे, फिर भी ENT स्पेशलिस्ट के पास ज़रूर दिखाइए, और पर्टिकुलर हॉस्पिटल जहाँ पे भी वो पैदा हुआ है तो वहाँ के ENT डिपार्टमेंट के साथ संपर्क ज़रूर कराइए। इट्स अ गवर्नमेंट मैंडेटरी गाइडलाइन नाउअडेज। सो मैम, मूविंग अहेड, कौन से केसेस ऐसे इमरजेंसी वाले आ जाएं तो हमें तुरंत ENT की हेल्प की ज़रूरत होती है? ENT की जो इमरजेंसी होती है बहुत ही अंडररेटेड रही है, बिकॉज लोगों को लगता है कि ENT ऐसी ब्रांच है जहाँ पे इमरजेंसी नहीं होती, बट ENT ऐसी ब्रांच है जहाँ पे बहुत मेजर इमरजेंसीज होती हैं, स्पेसिफिकली जो नेज़ल ब्लीड को लेके होती है। नेज़ल ब्लीड एक ऐसा ब्लीडिंग पॉइंट आता है जब वो कंट्रोल नहीं हो पाता है, और हमारे जो नाक है उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट जो खून की नलियाँ हैं वो जाती हैं। सो अगर ऐसी नेज़ल ब्लीड होती है जो रुक नहीं पाती है, इट बिकम्स वेरी इमरजेंट टू टेक द पेशेंट इन द OT एंड गेट इट कंट्रोल। नाउ नॉट ऑल पेशेंट विल रिक्वायर दैट OT कंट्रोल। सो नेज़ल ब्लीड अगर अनकंट्रोल्ड रहा, इट बिकम्स एन वेरी इंपॉर्टेंट ENT इमरजेंसी, जिसको हम अपने भाषा में एपिस्टैक्सिस बोलते हैं। दूसरा एक बहुत कॉमन इमरजेंसी आता है जो बच्चे अपने कान में फॉरेन बॉडी डालते हैं, नाक में बच्चे डाल देते हैं, जिसमें आप समझो कि कोई सब्ज़ी या कोई फ्रूट का सीड हो गया या फिर बटन हो गया, या कभी कभी वो छोटी छोटी बैटरियाँ डाल देते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, उसको इमीडिएटली, बिल्कुल अक्सर सुनने को आता है। बैटरी जो होती है, बटन बैटरी, एक बहुत इंपॉर्टेंट इमरजेंसी है जहाँ पे जितना डिले करेंगे उतने बच्चे को जान की भी नुकसान होती है। एंड बच्चे कॉइन खा लेते हैं, बच्चे बैटरी खा लेते हैं, कोई भी फॉरेन बॉडी का आप खाना, देन फिश बोन, आप बहुत कॉमनली देखा होगा कि कांटा फंस गया। यस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ENT इमरजेंसी, बिकॉज एयरवे हमारे अंदर का आता है, तो एयरवे स्टैब्लिश करना बहुत ज़रूरी है। देन लॉट ऑफ पीपल कम विद कैंसर ग्रोथ एंड दे हैव नॉट रियलाइज उनको कैंसर में, गले में कैंसर है, एंड वो मास्क क्या करता है, आपकी जो सांस की नली है उसको दबाने लगता है, एंड पेशेंट द फर्स्ट टाइम विल कम टू द हॉस्पिटल विद अ कंप्लेन कि मुझे सांस लेने में दिक्कत आ रही है, एंड आपको उस टाइम पता भी नहीं चलेगा कि पेशेंट हैज़ अ कैंसर अनटिल अनलेस आप एयरवे ट्रेक्योस्मी करके सिक्योर करेंगे एंड देन यू डू इन्वेस्टिगेशन। सो सांस लेने में दिक्कत आना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इमरजेंसी। देन आई थिंक जो बहुत कॉमनली हम देखते हैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, जितना भी फेशियल ट्रॉमा हुआ, ईयर ब्लीड, नेजल ब्लीड,
facial injury. These are all part of ENT emergencies. Okay, thank you so much. And I think government has told every ENT emergency जिसमें ENT bleed mentioned है has to be documented. It's a part of the medical legal system जहाँ पे ENT की bleeds को हमें document करना पड़ता है. I see. थैंक यू सो मच मैम इस इन्फॉर्मेशन के लिए भी. सो फ्रेंड्स, जैसे बच्चा सिक्का निकल गया, बैटरीज प्रॉब्लम्स जैसे मैम ने बताया, खाते समय मछली का कांटा फंस जाना या किसी भी प्रकार से सांस लेने में तकलीफ़ होना, जस्ट टू रिकैपिटुलेट मैम, इन सब को बिल्कुल भी आप नज़रअंदाज मत कीजिए. ये ENT के इमरजेंसी के अटमोस्ट रिस्क स्टेजेस हैं. सो तुरंत उनको अस्पताल ज़रूर लाइए. और आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट इमरजेंसी के लिए मैं बताती हूँ, जो हमारे डॉक्टर्स के लिए इमरजेंसी होती है, हो सकता है पेशेंट के लिए एक सिंपल कान की दर्द भी इमरजेंसी हो सकती है. देयर आर सम पेशेंट जो उनको रात में नींद नहीं आ रही है, मेरा कान बहुत दर्द कर रहा है, एंड दे नीड टू फाइंड अ सोल्यूशन टू इट ओवरनाइट. So हो सकता है by medical books it's not an emergency, but patient will and can come with just as simple as an ear pain in the middle of the night कि मुझे कान में इतना दर्द हो रहा कि बर्दाश्त नहीं हो रहा. ओके मैम, अगर ये पॉइंट उठाई है तो जस्ट फॉर एन एग्जांपल, मेरी एक फ्रेंड है जो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं मेरे दांतों में दर्द है या जबड़े में दर्द है. उनको ज़्यादा डिफरेंस समझ नहीं आता. तो आप दांतों, हम कैसे पता करें कि ये दांतों का दर्द है या कान के रिलेशन में कुछ है रिलेटेबल, ये कैसे पता चलेगा? देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट दिस इज के पास जाएं या एक ENT स्पेशलिस्ट के पास जाएं? सबसे इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग थिंग इज कि दांत और जबड़े का जो नस होता है और जो कान की नस होती है वो सेम होती है. So a ear pain can come with a jaw pain and a jaw pain can come with a ear pain and vice versa. So आपको ये रियलाइज करना है कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है. अगर आपको पहले कभी कैविटी की दिक्कत रही है या रिसेंटली आपकी कोई डेंटल सर्जरी हुई है, कैपिंग हुआ है, एंड या तो यहाँ पे कोई स्वेलिंग हो रही है, देन इट्स अ डेंटल प्रॉब्लम. बट अगर आपका कोई डेंटल हिस्ट्री नहीं रहा है, then it's an ear problem. Very clear, ma'am. Yeah. That's really a clear indication to differentiate. Thank you so much for that. अच्छा, मूविंग अहेड मैम, जैसे आपने बताया द फर्स्ट पार्ट ऑफ ENT इज ऑफ कोर्स ईयर. तो ईयर का सबसे बड़ा जो या कॉमन प्रॉब्लम आज चल रहा है, हियरिंग लॉस. पीपल आर सफरिंग विथ इट टू मैक्सिमम फ्रॉम बिगिनिंग विथ मिनिमम. So ma'am, which age group is mainly prone to this disease if we talk about, or is it generally can be generalized to anybody? And hearing loss के reasons क्या होते हैं, क्या symptoms है, conditions कुछ हैं, तो इसके विषय में प्लीज़ डिटेल्स में थोड़े हमारे फ्रेंड्स को आप बताएं प्लीज़. सो हियरिंग लॉस एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमारे सेंसरी ऑर्गन में एक नुकसान की तरह आता है. सो हियरिंग लॉस को हम पहले बेसिक मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग को समझ के चलते हैं. हमारे हियरिंग मैकेनिज्म में 3 एरिया ऑफ कान हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, जहाँ पे एक आउटर ईयर होता है, एक मिडिल ईयर होता है, एक इनर ईयर होता है. सो आउटर ईयर में जैसे हम पर्दा देखते हैं, हमारा जो कैनाल है वो देखते हैं. आउटर ईयर में कोई ब्लॉकेज हो गया, वैक्स हो गई, पर्दा का फटना हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी हियरिंग को नुकसान देता है. मिडिल ईयर में हमारी हड्डियाँ होती हैं, जिसमें हमारी 3 इंपॉर्टेंट स्मॉल हड्डीज होती हैं. उसमें कहीं फिक्सेशन आना या मोबिलिटी ज़्यादा हो जाना या हड्डियों में नुकसान होना, ये बीमारी अगर हड्डी तक जाती है, कोई इन्फेक्शन, तो मिडिल ईयर की हियरिंग प्रॉब्लम्स को अफेक्ट करता है. एंड द इनर ईयर हैपेंस जहाँ पे हमारा न्यूरल पाथवे क्रिएट होता है. सो इनर ईयर में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो हम नसों की बेसिस पे हम डील करते हैं. नाउ पहले जब पेशेंट हमारे पास आता है, हमें आइडेंटिफाई करना है 2-3 क्वेश्चनों से कि क्या ये सडन है, क्या ये प्रोग्रेसिव है. अगर ये सडन है तो हम उसको सडन लॉस की तरफ देखेंगे. अगर प्रोग्रेसिव है देन वी सी द एज ऑफ द पेशेंट. सो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हियरिंग असेसमेंट आता है हमारा ऑडियोमेट्री, जो एक ऑडियोमेट्रिस्ट हमारे हॉस्पिटल में है एंड मेजर हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होते हैं, जो ऑडियोमेट्री करके आपको यही चीज़ चेक करते हैं कि ईयर के कौन से पार्ट में कहाँ दिक्कत आई है. एंड एज एन ENT डॉक्टर एंड सारे ENT डॉक्टर्स उस ऑडियोमेट्री की फाइल को पढ़ते हैं एंड दे असेस की दिक्कत कहाँ पे आ रही है. ना हियरिंग लॉस के तो 1000 कारण मैं बता सकती हूँ, बट इम्पॉर्टेंट ये होता है कि किस तरफ से ओरिजिन आ रहा है, कहाँ पे दिक्कत है, ताकि हम उस बीमारी को तुरंत पकड़ सकें.
दूसरी बात जो इम्पॉर्टेंट है एज वाइज जो आपने पूछा, ओल्ड एज का जो उम्र के साथ जो नस में कमजोरी आता है, जो इनर ईयर में अफेक्ट करता है, बेसिकली हमारे कुछ हेयर सेल्स होते हैं जिसको आउटर हेयर सेल्स कहते हैं, उनको अफेक्ट करता है। नाउ उसमें हमारा जो लॉस होता है उसको हम लोग कंडक्टिव, सेंसरी न्यूरल एंड मिक्स्ड हियरिंग लॉस पर डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन ऑफ इट, एंड उसके अनुसार ही उसका इलाज करते हैं। कंडक्टिव मतलब कि कहीं रास्ता ऑफ साउंड कंडक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, जिसमें मैक्सिमम आर ड्यू टू वैक्स ओनली। इफ द प्रॉब्लम इज वैक्स, वी सॉल्व इट अकॉर्डिंग टू इट। नाउ एक मैं इंपॉर्टेंट कंडीशन पे डिस्कस करना चाहूंगी जिसको हम लोग सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस बोलते हैं। देर आर पेशेंट्स जिसके लिए मैं अवेयरनेस पहचाना चाह रही हूँ कि आपको अगर सडनली हियरिंग लॉस आया है इन द लास्ट 2-3 days एंड ऐसा कोई प्रोग्रेशन नहीं रहा, ऐसा नहीं कि 10 दिन से प्रोग्रेस कर रहा है, नहीं, एकदम सडनली आपको सुनाई में दिक्कत आ गई। दिक्कत आना का मतलब है कि लॉस फील करना। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेशन दैट यू शुड विजिट योर ENT डॉक्टर एंड गेट योर सेल्फ चेक्ड, बिकॉज सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस का इलाज सिर्फ और सिर्फ हम अर्ली डेज में ही कर सकते हैं। अगर हमने इसको डिले किया तो हम वो रिजल्ट अचीव नहीं कर सकते। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको अर्जेंटली दिखाइए एंड इसको डिले नहीं करिए। ओके, सो फ्रेंड्स, बिल्कुल भी इसे नज़रअंदाज नहीं करें, हल्के ना लें। हियरिंग लॉस परमानेंटली भी डैमेज कर सकता है आपके ईयर्स की हियरिंग को। ऑल्सो देयर आर लॉट ऑफ मेडिकेशंस जो हियरिंग लॉस करती है, स्पेसिफिकली टीबी मेडिकेशंस होती है। सो इफ यू आर ऑन एनी टीबी मेडिकेशन, गेट योर सेल्फ अ हियरिंग चेकअप एंड ऑडियोमेट्री बिफोर स्टार्टिंग द मेडिकेशन, सो दैट आफ्टर कंप्लीटिंग टीबी कोर्स आपको एक कंपेरेटिव वैल्यू मिल जाए कि मेरा पहला लॉस कैसे था, अभी मेरा कान स्टेटस क्या है। एंड पेशेंट शुड ऑलवेज बी एक्सप्लेन्ड बिफोर स्टार्टिंग सच मेडिकेशन कि इसमें आपके कान के सुनाई को नुकसान आने के चांसेस हैं। ये तो बिल्कुल हर कुछ मेडिकेशन है, कुछ आपके मलेरिया के मेडिकेशंस होते हैं जहाँ पे, एंड कुछ एंटी कैंसर मेडिकेशंस है जहाँ पे हमें ज़रूरी है पेशेंट को इन्फॉर्म करना कि इन दवाइयों का साइड इफेक्ट में हियरिंग लॉस भी है। ओके, थैंक यू सो मच मैम। मैम, मूविंग अहेड, ईयर वैक्स जैसे आपने बोला कि एक प्रॉब्लम हो सकती है, एक रीज़न हो सकता है हियरिंग लॉस का। तो ईयर वैक्स तो कॉमनली आप जानते हैं कि जैसे लोग ईयर वैक्स को बहुत कॉमन तरीके से लेते हैं, घर पे ही साफ़ कर लिया, चलो दादी ने नानी ने सिखाया हुआ है, तेल डाल लो, ये कर लो, तो बस वो घर पे ही लोग लाइटली ले लेते हैं। क्या हमें ये रियली लाइटली लेना चाहिए ईयर वैक्स को, और अगर हाँ तो कब तक, कहाँ तक, और अगर ना तो कहाँ से ENT का रोल स्टार्ट हो रहा है? सो पहले तो ये जो कॉमन क्वेश्चन लोगों ने बहुत बार पूछा है मुझसे कि मैम मुझे ज़्यादा वैक्स बनता है, मेरे फैमिली में किसी को नहीं बनता या मेरे फ्रेंड को नहीं बनता, मुझे क्यों इतना बार बार वैक्स भर जाता है। सो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि ईयर वैक्स 2 तरह के होते हैं, ड्राई एंड वेट, एंड इसका बहुत बड़ा जेनेटिक एसोसिएशन भी होता है। देयर सर्टेन वैक्स विच इज़ ब्लैक, विच इज़ ब्राउन, देयर सर्टेन वैक्स विद कोलेस्ट्रॉल लेवल, आपका इन्वायरमेंट कैसा है, योर एलर्जिक रिएक्शंस कैसे हैं आपके, आपका कैनाल नैरो है तो वैक्स बनने के ज़्यादा चांसेस हैं, वाइड है तो क्लियरेंस होने के ज़्यादा चांसेस हैं, बहुत सारे फैक्टर्स वैक्स में आते हैं। बट व्हेन आई टेल यू, ऐसा कोई इंसान नहीं जिसका वैक्स नहीं बनता है। वैक्स डेफिनेटली सबकी बनती है। इट्स अ नेचुरल फिनोमेनन, इट्स अ नेचुरल डिफेंस। ग्रो कर रहे हैं, यस, इट्स अ नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म। आपके कान में कोई भी गंदगी फॉरेन बॉडी आती है तो हमारे जो हेयर सेल्स है वहाँ पे, एंड वो हेयर क्या करता है, एक सीबम सिक्रीट करता है एंड उसको ट्रैप करता है डर्ट को, एंड एक बॉल ऑफ वैक्स में क्रिएट करता है। एंड हमारी खुद की बॉडी उसको विथ डेज वो बाहर निकालती है। Now, what is the most common misconception about wax कि आप Q-tip, जो टिप बोलते हैं हम लोग यूज़ करते हैं Q-tips को, उसको आप यूज़ करें, ईयर वैक्स निकाल दीजिए। बट इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू यूज़ Q-tip बिकॉज द मोशन पीपल यूज़ करते हैं ना, वो क्या करते हैं, इसको अंदर डालने के मोशन पे करते हैं। तो आपका खुद का बॉडी वैक्स बाहर निकाल रहा है और आप उसको अंदर डाल रहे हो। सो एग्जैक्टली वॉट यू आर मेकिंग, आप वैक्स को एक पत्थर में क्रिएट कर रहे हो एंड यू आर पुशिंग द वैक्स इनसाइड। सो हमारा कैनाल एक पॉइंट पे जाके नैरो होता है एंड आप उसी पॉइंट पे पुश कर रहे हो तो वो एक बॉल ऑफ वैक्स की तरह क्रिएट कर देगा। सो व्हाट आई सजेस्ट पीपल, इफ यू फील कि मेरा कान भरा भरा लग रहा है, गेट एन ENT चेकअप एंड डोंट गेट एनी ओवर द काउंटर मेडिकेशन। वो जाते हैं मेडिकेशन शॉप पे, बोलते हैं कान में वैक्स हो गया है, मुझे दवाई दे दीजिए, बट दे हैव नॉट गेट इट चेक्ड।
इट कैन बी वैक्स एंड इट कैन नॉट बी वैक्स. सो आप बेटर है कि एक बार आप चेक करा के दवाई लीजिए, अंडर प्रिस्क्रिप्शन दवाई लीजिए, बिकॉज ईयर ड्रॉप्स कैन ऑल्सो डू नुकसान अगर आपके कान में पर्दे में छेद रहा तो. आपको ये नहीं पता, बेचने वाले को भी बात नहीं पता. सो बिफोर बाइंग एनी ओवर द काउंटर ड्रग्स गेट अ कंसल्टेशन डन सो दैट आपको अपने पर्दे का स्टेटस पता हो. एंड जो एक मिथ सबसे बड़ा है कि कान में तेल डालने से वैक्स हो जाएगा. देयर आर सर्टेन ऑयल्स विच विल हेल्प, जैसे ऑलिव ऑयल, बट उससे बच्चों में हेल्प करती है. सो गरम तेल, इन चीज़ों को अवॉइड करिए, क्योंकि आप लोग ने कान का स्टेटस देखा नहीं है, घर पे वो दिखता नहीं है, टॉर्च लगा के कभी नहीं दिखेगा. गेट अ प्रॉपर कंसल्टेशन एंड गेट अ प्रॉपर ईयर ड्रॉप्स. उसके बाद आपकी जब कान का जो मैल है वो घुल जाता है, एंड देन सिरिंजिंग से, सक्शनिंग से तेल जो यूज करते हैं वो बहुत नुकसान देता है. बिल्कुल बिल्कुल. ऐसे बहुत पेशेंट आते हैं जो केस कॉम्प्लिकेट करके आ जाते हैं. सम दे हैव डन फ्रॉम सम क्वैक्स. उन क्वैक्स से क्या डाला हमें नहीं पता, लेकिन कान का स्टेटस इतना इन्फेक्टेड रहेगा कि उसको हमें कंट्रोल करने में टाइम लगता है. सो डोंट गो द इजी वे, गो द प्रॉपर वे. सो फ्रेंड्स, काइंडली अपने ईयर वैक्स प्रॉब्लम्स को भी लाइटली ना लें, उसे प्रॉपर तरीके से चैनलाइज करके ही आगे बढ़ें. come and meet an ENT specialist, go to a ENT specialist, do a checkup. मैम अगर चेकअप की बात हम करें तो क्या 6 months में, 2 months में, या ईयरली एक पर्सन, ह्यूमन बीइंग को? आई थिंक दिस इज समथिंग यू कैन रिकॉग्नाइज योर ओन बॉडी. अगर आपको लगता है कि मेरा वैक्स ज्यादा बन रहा है, गेट अ 6 monthly चेकअप. इफ यू फील कि नहीं, इट्स जस्ट ड्राई वैक्स, जस्ट पुट अ टॉवेल, गीला टॉवेल, एंड यू जस्ट क्लीन योर एरिया आफ्टर बेदिंग, जब कान गीला रहता है. एंड आपको उस टाइम पता चले कि वैक्स इज ड्राई, ऐसे रस्टी की तरह आएगा, देन आई थिंक दैट्स अ ड्राई वैक्स, देन ईयरली चेकअप इज ओके. बट कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा कान बार बार भरता है, मुझे वैक्स की प्रॉब्लम रेगुलरली आ रही है, 6 monthly चेकअप इज फाइन. ओके, फाइन. थैंक यू सो मच मैम फॉर दैट इंफॉर्मेशन एज वेल. मूविंग अहेड मैम, ईयर वैक्स के बाद ईयर डिस्चार्ज भी कुछ चीज़ होती है जिसको लेके थोड़ा इन्फॉर्मेशन हमें हमारे व्यूअर्स को चाहिए होगा. ईयर डिस्चार्ज के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक फीलिंग आती है कि कान में पानी भरा हुआ है, और एक दिखता है कि कान से पानी आ रहा है. दोज आर वेरी 2 different थिंग्स. जी, आपको रिकॉग्नाइज करना है कि सिर्फ फीलिंग ही है गीला गीला का, कि कान से पानी भी बाहर आ रही है. बिकॉज कान में फीलिंग आना गीला गीला कुड बी जस्ट कॉमन कोल्ड ऑल्सो. सो अगर आपको सर्दी हुआ एंड या यू हैव कम फ्रॉम अ रिसेंट स्विमिंग और स्कूबा डाइविंग एक्सपीरियंस एंड यू आर फीलिंग ईयर फुलनेस, दैट इज ओके एंड मैनेजेबल एट होम. बट अगर कान से पानी बाहर आते दिख रहा है, इट हैज़ टू बी अर्जेंटली टेकन विद एन ENT कंसल्टेंट, बिकॉज कहीं ना कहीं देयर इज़ अ होल जहाँ से पानी आ रहा है. ऐसा होता ही नहीं है कि कान से पानी आ रहा हो और पर्दा आपका इंटैक्ट हो, बिकॉज आप समझो कि आपके दरवाजे में छेद आ गया है. एंड यू हैव टू रिकॉग्नाइज द काइंड ऑफ डिस्चार्ज, कलर, जिसको हम लोग बोलते हैं म्यूकॉइड, वाइटिश कलर, पुरुलेंट या येलोइश कलर. समटाइम डिस्चार्ज कैन बी ग्रीनिश ऑल्सो. सो कलर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमें हेल्प करता है किस तरह का बैक्टीरिया उसको रिकॉग्नाइज करने में. दूसरा बात, अगर ब्लीड हुआ या ब्लीड्स आया विद द डिस्चार्ज, इसका ये मतलब है कि बीमारी हमारी हड्डियों तक जा चुकी है. एंड ये उन्हीं लोगों में होता है जिन्होंने अपने ईयर डिस्चार्ज को एज डिले करके रखा है कि कोई बात नहीं, 2 दिन होता है, सूख जाता है. सो इफ़ यू हैव अ ईयर डिस्चार्ज, गेट इट चेक्ड. अपने पर्दे का स्टेटस जानिए. छेद अगर छोटा है तो दवाइयों से मैनेज कर सकते हैं. अगर नहीं है, बीमारी हड्डी तक जा चुकी है, तो हमें ऑपरेटिव वे में मैनेज करना होता है, क्योंकि अगर इन्फेक्शन दिमाग तक चला गया तो मेनिंजाइटिस जैसी खतरनाक बीमारियां भी कर सकता है. माय गुडनेस, थैंक यू सो मच मैम. फ्रेंड्स, यू कैन सी, जैसे मैम ने बताया कि कान का बहना, ईयर डिस्चार्ज को लाइटली बिल्कुल ना ले. इट कैन बी एज क्रिटिकल एज वीकनिंग ऑफ योर बोन्स, इजंट इट मैम? बोन्स, यस, हमारी हड्डियाँ जो हम लोग, ये हमारी एरिया जिसको हम लोग मैस्टॉइड एरिया बोलते हैं जी. सो कान के अंदर से ना बीमारी पीछे तक जाती है. पीपल कैन कम विद अ स्वेलिंग बिहाइंड द ईयर. सो ये चीज़ होता है. दूसरी बात, कभी कभी ना बचपन में कान बहा होता है, एंड बाय द टाइम यू बिकम मिडिल एज एंड यू फील कि अभी तो कान नहीं बहता, बट बचपन में बहता था, मेरी मम्मी कहा करती थी कान बहता है.
सो देयर आर 2 चांसेस कि या तो आपका पर्दा बन चुका है जी। या छेद अभी भी परसिस्ट कर रही है। ओके। आपको नोटिस करना है कि इन केस ऑफ एनी सर्दी खांसी या इन केस ऑफ एनी वेदर चेंज, क्या आपका कान गीला फील होता है कि नहीं। इन केस अभी भी गीला फील हो रहा है, इसका मतलब छेद अभी भी परसिस्ट कर रही है। ओके मैम, थ्रू योर डिस्कशन एक पॉइंट आपने स्विमर्स के लिए बोला। Yes. तो आजकल एक हॉबी भी है, एज अ Yes, फिजिकल yes, एक्सरसाइज yes, भी yes. पीपल आर स्विमिंग। Yes. तो उन लोगों के लिए एज अ स्विमर जो ऑन अ डेली बेसिस, ऑन अ वीकली बेसिस कर रहे हैं, उनके लिए क्या एडवाइस आप देना चाहेंगे, कैसे अपने ईयर को प्रोटेक्ट करके बिल्कुल, रखें और बिल्कुल। स्विमिंग के लिए जाएं? बिल्कुल, सिंस आई एम ऑल्सो स्विमर सो आई नो हाउ टू टेक केयर विथ माई ईयर। Swimming is something which is very nice sport, but it comes with a pressure changes situation. So when you do swimming, even scuba diving, 2-3 चीज़ें हम एडवाइस नहीं करते। Don't fly the next day. When you're swimming, when you deep water diving, avoid any sort of flight within 24 hours. ये हमारे पर्दे को मेजर नुकसान दे सकता है। दूसरा, एक हम एक्सरसाइज करने बोलते हैं, जो हमारा एक स्टेशन ट्यूब होता है जो कान और नाक को कनेक्ट करता है, उसके प्रेशर को इक्वलाइज करने के लिए। एंड दोज एक्सरसाइजेज आर नोन एज वैल्सल्वा एक्सरसाइजेज। आप देखेंगे कि अगर आप किसी पहाड़ में जाते हैं तो आपके कान खुल रहे होते हैं, बंद हो रहे हैं, वो हमारा बॉडी का नेचुरल मैकेनिज्म है प्रेशर इक्वलाइज करने का। एंड उसको हमें मैनुअली करना होता है आफ्टर स्विमिंग और समथिंग। इन केस कान में पानी जाता है ड्यूरिंग स्विमिंग, आपका साथ है कि मेरे कान में पानी गया था, come home, dry it with a towel and try not to use any drops उस time. Keep it dry for some time. If possible, use a dryer. If not, just keep it dry. In case next 2-3 days में आप नोटिस करना कि कोई itching वगैरह तो नहीं हो रही, क्योंकि फंगल ग्रोथ इन्हीं सब पोजीशंस में होता है जहाँ पे इंसान की हिस्ट्री रहेगी कि वो किसी तालाब में तैर के आया हो या स्विमिंग करके आया हो, एंड फंगल इन्फेक्शन ग्रो करने के चांसेस रहते हैं। सो प्रेशर इक्वलाइजेशन एंड फंगल इन्फेक्शन आर 2 प्रॉब्लम्स जो स्विमर्स में बहुत कॉमनली दिखते हैं। ओके तो फ्रेंड्स, ये टिप्स ज़रूर ध्यान में दीजिए, ध्यान में रखिएगा इफ़ यू गो फॉर स्विमिंग एक्सरसाइजेस। एंड मैम, जैसे अभी आपने कहा कि घर पे आके उसे साफ़ करें टॉवल से, तो जस्ट एक मेरी क्वेरी थी पर्सनली, कानों में पानी जाना और भर जाना और फिर वो दबा दबा से महसूस होना, वैसे वाले केसेस में हमें क्या करना चाहिए मैम? जो पानी भर जाता है फिर निकालना, हाँ। ऐसे करना? देखिए, एक तो मैनुअल रिमूवल होता है जी, जो आई थिंक मोस्ट स्विमर्स करते हैं जी। व्हाट वी डू कि पानी जब जाता है, वी पुट आवर हेड डाउन एंड वी ओपन इट इन अ वे जहाँ पे पानी बाहर आता है। तो हमारा जो कैनाल है वो स्ट्रेट नहीं है, तो पानी एक जगह पॉइंट पे रुकता है तो हम उसको स्ट्रेटन करके निकालते हैं। दिस इज अ मैनुअल बट इट कम्स विद प्रैक्टिस, मोस्ट पीपल कैन नॉट डू। टिल्टिंग ऑफ हेड विल डू, होल्ड फॉर सम टाइम, या और बेस्ट इन दैट सिनेरियो इज ड्रायर। यूज अ हेयर ड्रायर्स for 1 minute बिल्कुल ड्राई कर देगा। जी मैम, थैंक्स सो मच। इफ नॉट, इफ यू डोंट हैव ऑल दीज थिंग्स एंड आप ऐसे हाउस होल्ड से आता है जहाँ पे ये फैसिलिटी नहीं है, आप स्टीम यूज कर सकते हैं। गर्म पानी को बॉयल कर लीजिए, बिल्कुल उसको क्लियर कर तो सोल्यूशन जरूर। हाँ, थैंक यू सो मच मैम। ओके मैम, आगे अगर बढ़ें तो लोग कहते हैं चक्कर आ रहा है, चक्कर आ रहा है, सिर चकरा रहा है, तो ये क्या ईएनटी के रेलेवेंट, ईएनटी के फील्ड से रिलेटेड हो सकता है? क्योंकि चक्कर तो न्यूरो का भी प्रॉब्लम हो सकता है, हेड का प्रॉब्लम, एनीथिंग इट कैन। तो ईएनटी कैसे डील करता है या इसको कैसे ईएनटी के कैटेगरी में ये चक्कर फॉल कर रहा है, हम कैसे पहचानें? आई थिंक ऑन पेशेंट्स पार्ट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कि ये कारण क्या है। पेशेंट जनरली चक्कर के कंप्लेन के साथ आता है एंड हॉस्पिटल में मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होती है जो ट्राई करती है आइडेंटिफाई करने की कि क्यों आ रहा है। चक्कर कैन बी न्यूरो, चक्कर कैन बी ऑप्थैल, चक्कर कैन बी ड्यू टू ईएनटी ऑल्सो। मैं यहाँ पे ईएनटी की बात बताती हूँ। हमारे अंडर जो पॉपुलर चक्कर का डिजीज़ है उसको हम लोग बीपीपीवी बोलते हैं, विच इज़ बेनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो। ना, इस पूरे वर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट इज पोजिशनल। जो चक्कर पोजिशन से आता है, सर घुमाने से, एक किसी पर्टिकुलर साइड उठने से, आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे राइट साइड उठने से ही चक्कर आता है, जब मैं बेड से उठता हूँ या सोता हूँ तब चक्कर आता है, किसी हेड मूवमेंट से चक्कर आता है, दैट इज डेफिनेटली अ पोजिशनल वर्टाइगो। सो उन केसेस में वी हैव टू गो टू द ईएनटी इवैल्यूएशन। नाउ व्हेन अ पेशेंट कम इन द हॉस्पिटल, वी एडमिटेड, हम उनके सारे बायोकेमिकल टेस्ट करते हैं कि कहीं बीपी फ्लक्चुएशन से चक्कर नहीं आ रहा हो, कहीं शुगर फ्लक्चुएशन से चक्कर नहीं आ रहा हो।
नाउ इन द केस दे ऑल्सो गेट एन ENT ओपिनियन। उसमें हम कुछ मैनूवर्स करते हैं एंड वी चेक कि हमारे पोजिशन के कारण चक्कर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आई विल नॉट गेट इन टू द डिटेल बिकॉज दैट मेक द वीडियो टू लॉन्ग, बट पोजिशन मैनूवर्स करके हम चेक करते हैं। सो हमारे इनर ईयर, जैसे मैंने पहले बताया था, उसमें 3 कैनाल होते हैं जिसमें फ्लूइड होती है जी। वो फ्लूइड मूवमेंट जो हमारा है वो एक्सेलरेशन को चेक करता है। जो हम लोग स्पेशियल एक्सेलरेशंस बोलते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशंस, वो तीनों कैनाल ऐसे 90 डिग्री पे है, जिसको हम लोग सेमी सर्कुलर कैनाल बोलते हैं। उन फ्लूइड मूवमेंट से हम बैलेंस डिसाइड करते हैं। सो इट इज अ पार्ट ऑफ द बैलेंस सिस्टम, बट बैलेंस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ cerebellum also, other metabolic things also. So you have to first rule out कि किस कारण चक्कर आ रहा है। ओके, तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स चक्कर आना, सर चकराने को भी ENT से रिलेट आप कर सकते हैं, सो इसे भी नाजुक नहीं ले। आई थिंक जो चक्कर ENT रिलेटेड होता है ना, उसमें बहुत कॉमनली 2-3 सिम्टम एडेड रहेगा। एक तो पोजीशन, दूसरा उनके साथ एडेड रहेगा हियरिंग लॉस एंड उनके कान में घंटी बजना। मैम बस नेक्स्ट क्वेश्चन कहीं ना कहीं मैं यही पूछने वाली थी। लोग काफ़ी क्वेश्चन के साथ आते हैं कि मेरे कानों में घंटियाँ बज रही हैं, घंटी, ये क्या चीज़ है मैम? ये 2 तरह की घंटियाँ बजती हैं। एक तो ऐसे बजेगी ई, जैसे ऐसे लग रहा है कि कोई लाउड साउंड का स्मॉलेस्ट पार्ट आपको आ रहा है, या तो हवा चल रहा होगा। तो दोनों आर डिफरेंट, जिसको हम लोग अपने टर्म में टिनाइटस बोलते हैं। Tinnitus can be lot of way, pulsatile, non-pulsatile, synchronous, asynchronous, lot of disorders to be associated with. But tinnitus को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। But tinnitus एक ऐसी प्रॉब्लम है which does not go away very early. It requires lot of combination of therapy. So tinnitus patients को डील करते टाइम हमें ये उनको समझाना बहुत ज़रूरी है कि लॉन्ग टाइम थेरेपी है। 100% रिजल्ट कैन कम, कैन नॉट कम, क्योंकि कहीं ना कहीं पेशेंट साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस बना देता है आवाज़ को लेके, कि इस रूम में आवाज़ आ रहा है, मुझे उस रूम में नहीं आ रहा, पंखा के नीचे आ रहा है, पंखा के नीचे नहीं आ रहा। सो साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस को डील करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बट अगर हम उसको अच्छे से एक मल्टी डिसिप्लिनरी तरह ट्रीट करें तो टिनाइटस कैन ऑल्सो बी क्योर्ड। ओके मैम, मूविंग अहेड, फेशियल पाल्सी, चेहरे का भी पैरालिसिस मैंने सुना हुआ है, लोगों ने सुना हुआ है, ये ENT से किस तरीके से जुड़ा हुआ है मैम, और कैसे ENT इसको डील करके ठीक करने में सक्षम है? आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रेनियल नर्व या दिमाग की जो नस जो ENT से रिलेटेड है इज द 7th cranial nerve which is known as a facial nerve। ना फेशियल नर्व एक इम्पॉर्टेंट नस इसलिए आती है क्योंकि वो हमारे फेस के मसल्स को सप्लाई करती है। लॉन्ग कोर्स कान से भी आता है, यहाँ से निकलता है आपके स्टाइलोमेस्टेड फोरामेन से, लेकिन फेशियल पैल्सी जो है, फेशियल पैल्सी कम्स फ्रॉम द फेशियल नर्व। तो फेशियल पैल्सी मतलब कि फेशियल नर्व पे लकवा लगना। अब फेशियल नर्व क्या करती है, जैसे इट कम्स लाइक अ फैन आउट सिचुएशन, जिसको हम लोग एक पेस एंड सेरेनस, एक गूस फीड की तरह बोलते हैं। वो ऐसे निकलती है और ऐसे फैन आउट करती है। वो फील होगा उस तरीके से, वो ऐसे करती है कि आपके फोरहेड, आईलिड्स, फेशियल एक्सप्रेशन, स्माइलिंग, मुंह फुलाने की जो मसल्स होते हैं, मुंह खोलने वाले यहाँ के जो मसल्स होते हैं, थोड़े से नेक पे भी जाते हैं, उनको सप्लाई करती है। जो फेस के जो फेशियल एक्सप्रेशन के मसल्स उनको सप्लाई करती है। नाउ फेशियल पैल्सी कैन हैपन इन लॉट ऑफ वे। जो पेशेंट हमारे पास आते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट, जो सडनली बोलेंगे कि मेरा चेहरा टेढ़ा हो गया। देयर कुड बी पेशेंट जहाँ पे चेहरा टेढ़ा होता है आफ्टर एन एक्सीडेंट। इसका ये मतलब कि कहीं ना कहीं आपके रास्ता में ट्रॉमा हुआ है, कोई बोन का टुकड़ा आके आपके नर्व पे बैठ गया, मल्टीपल रीजन। दूसरा, ड्यूरिंग ऑपरेशन भी फेशियल नर्व का डैमेज हो सकता है। सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स जहाँ पे फेशियल नर्व कुड बी डैमेज। इंपॉर्टेंट इज कि पेशेंट ऐसे आएगा जहाँ पे उसका मुंह बंद नहीं हो रहा होगा, मुंह से लार गिर रहा होगा, आंखें बंद नहीं हो रही होंगी, वो हमेशा आंख बंद करने की कोशिश करेगा लेकिन आंख बंद नहीं होगा। इन केस अगर आपको फेशियल पैल्सी सडनली डेवलप करता है, प्लीज कम एंड विजिट एन ENT डॉक्टर। दिस हैज टू बी समथिंग रिलेटेड टू ENT ओनली। ओके, सो फ्रेंड्स, फेशियल पाल्सी जिसे चेहरे का लकवा भी कहते हैं, इसे भी ENT के कैटेगरी में ये फॉल कर सकता है।
और इसकी भी ट्रीटमेंट सक्सेसफुली हो रही है. सो प्लीज़ डू काइंडली विजिट एन ENT कंसल्टेंट्स एज सुन एज पॉसिबल if you are having these kind of situations and conditions. मैम आगे बढ़ते हैं नोज़ के सेक्शन पे. नाक जो चेहरे की खूबसूरती कहते हैं बहुत मायने रखता है. तो नाक से रिलेटेड मैम नेसल कंजेशन जो है ये बहुत ही कॉमन है. जैसे हियरिंग लॉस है वैसे ही तो नेसल कंजेशन के कारण हमारे फ्रेंड्स को आप अगर बताना चाहें तो नाक बंद होने के कारण उसके सिम्टम्स अगर कुछ हैं और साथ में कुछ रेमेडीज अगर. आई थिंक आम भाषा में मैं ये बोलूँगी कि जो नेजल कंजेशन हमें एक्यूट होता है, जो सडन होता है, वो हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. या हम ये बोल सकते हैं कि हमारा नाक बंद है या हमें सर्दी हुआ है, नाक बंद रह रहा है. बट जो इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ दैट कि देयर आर पीपल जिनको क्रॉनिकली ये दिक्कत है ना, वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते बिकॉज उनको सालों से ये कंजेशन रहा है एंड उनको लगता है ये नॉर्मल है, क्योंकि उनको डिफ्रेंशिएशन नहीं पता चल पाती है. एंड ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको मोस्टली नेजल पॉलिप्स डेवलप होते हैं. सो उनमें आप कैसे रिकॉग्नाइज करिएगा? यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंप्लेन ऑफ स्नोरिंग, मुंह खोल के सांस लेना, ठीक है, बार बार छींके लेना, एलर्जिक सिम्टम्स का होना. दीज आर ऑल साइंस ऑफ नेजल कंजेशंस. देन एक्यूट में आता है जहाँ पेशेंट बोलेगा कि मैं जब सुबह उठता हूँ मेरा गला फंसा फंसा लगता है, बिकॉज एक PND टर्म होती है पोस्ट नेजल डिस्चार्ज करके, नाक के पीछे से हमारे गले में पानी गिरता है जी. सो उन चीज़ों को नेजल कंजेशन बोलते हैं. ओके ठीक है. तो ओके तो मैम जैसे इसे एक टर्म है साइनसाइटिस. तो मैम इसका और नेजल कंजेशन का डिफरेंस कुछ बिल्कुल. सो साइनस आर द स्पेसेस इन आवर फेस विच आर फिल विद एयर एंड साइनस हम सब में है. आम भाषा में लोग बोलते हैं मुझे साइनस हो गया, बट साइनस हम सब में है. और साइनस इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि वो हमारे फेस का जो वेट है उसको घटाता है. आप इमेजिन करो इतना भारी सा एक सर आपके बॉडी पे, आप उस वेट को मेंटेन करो बिकॉज आपके स्पेसेस एयर से भरे हैं. सो दीज आर ऑल साइनस स्पेसेस. साइनस का सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो ड्रेनेज ऑफ सिक्रीशंस है. जो नाक में खुलते हैं सारे साइनस एंड वहाँ से हमारे एक नेचुरल ड्रेनेज पाथवे क्रिएट होता है. ना साइनोसाइटिस इज अ टर्म विच इज इन्फेक्शन ऑफ द साइनस एंड इट कैन हैपन इन मल्टीपल रीजन्स. हमारा एक्यूट साइनोसाइटिस होता है कि जहाँ पे ड्रेनेज पे पाथवे पे कहीं ब्लॉकेज आ गया और आपका म्यूकस ड्रेन नहीं कर पा रहा. सो फेशियल पेन की तरह आएगा जहाँ पे पेशेंट विल कम विद अ हेडेक, सर भारी होना या हाथ दर्द होना, आंखों के पीछे दर्द होना. तो नेजल कंजेशन कैन बी कंबाइंड विद फेशियल पेन. सो साइनोसाइटिस एंड नेजल कंजेशन आर two terms which are not exclusive, that can be used together also. Nasal congestion का ये मतलब है कि बीमारी अब तक सिर्फ नाक तक भी गई, जैसे पॉलिप का स्प्रेड होना. एंड अगर साइनोसाइटिस इन्वॉल्व है या साइनस स्पेसेस इन्वॉल्व है, इसका मतलब साइनस स्पेस भी हमारे भरे भरे. मोस्टली इसका एनाटॉमिकल डिफरेंशिएशन से ही रिलेशन है. फ्रेंड्स ये क्वाइट इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन और इंफॉर्मेशन है हम सभी के लिए कि साइनस एक प्रेजेंट एरिया है हमारे फेस में ही जिसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो साइनसाइटिस टर्म यूज़ किया जाता है. सो इट इज़ ऑल्सो क्वाइट एडवाइजेबल कि साइनस प्रॉब्लम से भी जो सफ़र कर रहे हैं ENT कंसल्टेंट को ज़रूर दिखाएं. सो मैम रनी नोज, राइनोरिया, जैसे आपने कहा नेसल कंजेशन, तो गोइंग अहेड रनी नोज और नेसल कंजेशन भी क्या रेलिवेंट है? बिल्कुल रेलिवेंट है एंड नॉन रेलिवेंट भी हो सकता है, क्योंकि नाक तो मैम आए दिन बड़े हो या बच्चे हो सबके कहीं ना कहीं बहते रहते हैं. थोड़े बहुत तो हमें कोल्ड वाली फीलिंग आ जाती है, मौसम भी चेंज हो रहा है अभी. राइनोरिया में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या बह रहा है. पानी टाइप बह रहा है, मोटा म्यूकस आ रहा है, येलो म्यूकस आ रहा है. सो ये आपको आइडेंटिफाई करना है. सबसे डेंजरस ऑफ राइनोरिया इज CSF राइनोरिया. इट इज़ मोस्टली ट्रॉमेटिक बट कैन बी इडियोपैथिक ऑल्सो. इडियोपैथिक मतलब बेकारण होना, जिस कारण हम ढूंढ नहीं पा रहे. एंड ट्रॉमा मतलब हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा रहा हो. सो हमारा एक बोन है जो क्रिब्रिफॉर्म प्लेट कहते हैं, जो हमें कनेक्ट करता है ब्रेन के CSF से. CSF एक फ्लूइड है जो हमारे ब्रेन में है, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड्स के थ्रू भी जाती है. नाउ अगर वो ओपनिंग हमारी टूटी रहे तो फ्लूइड फ्रॉम ब्रेन कैन कम थ्रू नोज.
विच इज़ वेरी वेरी डेंजरस। एंड आपको CSF राइनोरिया आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन है कि जो आप झुकोगे और पानी की तरह नाक बहेगा, बट उस पानी को वापस खींच नहीं सकते हो। जैसे एक नाक का जो सिक्रीशन होता है, ऐसे करके आप खींच पाते हो, बट CSF राइनोरिया को आप खींच नहीं सकते। अगर आपको ऐसा कोई पानी टाइप सा बहता है, इट इज़ अर्जेंटली टू बी सीन, बिकॉज अगर CSF में इन्फेक्शन आया तो सीधा ब्रेन पे इन्फेक्शन जाता है। तो CSF राइनोरिया एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेकेंडली, अगर मोटा म्यूकस आ रहा है, वाइटिश है, मोस्टली ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन, अगर येलोइश है, दैट मीन्स आपके ऊपर बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑलरेडी आ चुका है एंड यू नीड टू गो अंडर एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट्स। सो बहुत चीज़ें हैं। रनिंग नोज को आप डिफाइन कर सकते हो। तो मैम जैसे CSF के बारे में आपने बोला, ये बहुत वो ब्रेन को भी डैमेज करने की सक्षम रखता है, तो ये कारण में जान सकते हैं बहुत सारे कारण हैं। कैसे होता है, कहाँ से तब हम बच सके? देखिए, एक तो ट्रॉमेटिक हुआ, हिस्ट्री ऑफ हेड इंजरी रहेगा, हिस्ट्री ऑफ एनी फेशियल इंजरी रहा, इट कुड बी लीडिंग टू दैट। एंड इंटरेस्टिंगली CSF राइनोरिया आपके इंजरी के इमीडिएटली भी नहीं आता, इट कैन कम लेटर ऑन लाइफ ऑल्सो। समटाइम्स जब इंजरी होती है तो स्वेलिंग के चक्कर में वो एरिया ब्लॉक हो जाता है, तो बहता नहीं है वो एरिया, बट विथ टाइम्स बाद में बिल्कुल मंथ्स लेटर भी आता है। तो इट कैन बी अ पॉसिबिलिटी। देन देयर इज अ कंडीशन नोन एज बिनाइन इडियोपैथिक हाइपरटेंशन, जो एक मिडिल एज्ड ओवरवेट वुमेन में होता है। इट इज ड्यू टू इंक्रीज इन CSF प्रेशर। सो बहुत सारे रीजन हैं जहाँ पे CSF राइनोरिया हो सकता है। सो मैम फ्रेंड्स, इसे भी आप गौर करके बहुत ही इम्पोर्टेंटली ध्यान देना है अपनी बॉडी के टूवर्ड्स, स्पेशली ईयर, नोज एंड थ्रोट। तो मैम आगे अगर बढ़े तो नाक से खून आने की भी शिकायत लोगों को रहती है। जैसे मेरे ही एक फैमिली मेंबर है जो धूप सह नहीं पाते, धूप में जाते ही उनके नाकों से तुरंत खून, तो कहते हैं नस फट गई, कुछ हो गया। तो ये क्या होता है मैम, क्यों होता है? क्या ये बचपन से होता है, हेरिडिटरी है? इसका प्रिकॉशनरी स्टेप भी कुछ है? देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत कॉमन चीज़ जो होती है, जो हम अपने आंखों के सामने देखते फिर इग्नोर कर देते हैं, इज नोज पिकिंग। नोज पिकिंग बच्चों में बहुत कॉमन है। सो उंगली बार बार डालना, उस एरिया को डैमेज करना। नाक हमारा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट नसों के बारे में इसलिए है कि जो खून की जो हमारी नलियाँ आती हैं वो सारी ऊपर होती हैं, एंड आपने हल्का सा भी चोट किया, चांसेस ऑफ ब्लीड इज सो मच दैट आपको लगेगा कि नोज पिकिंग से इतना ईयर ब्लीड, पेशेंट विल कम जहाँ पे उनके टॉवल्स ऐसे ड्रेंच्ड रहेंगे इन ब्लड, एंड दे विल से मैम देखिए इतना ब्लीड है। एंड अगर आप उनको एक्सप्लेन करें कि नोज पिकिंग से हो रहा है, तो वो बिलीव भी नहीं करेंगे कि कैसे हो सकता है, बट ऐसा हो सकता है। सो नोज हमारा बहुत ही फ्रेजाइल एरिया है। सो एनी चाइल्ड, अगर आपके घर में ऐसे बच्चे जो नोज पिकिंग कर रहे हैं, बिल्कुल उनको ध्यान से देखिए, उनको कोशिश करिए, मना करिए नोज पिकिंग का। दूसरा सेकंड कॉमन चीज इज फॉरेन बॉडी। बच्चे फॉरेन बॉडी डाल देते हैं, फॉरेन बॉडी इंजरी करता है, एंड देन नेजल ब्लीड। हाई एज में हम देखते हैं बीपी के कारण ब्लीडिंग इज वेरी कॉमन, वेरी वेरी कॉमन, एंड पेशेंट विल कम विद अ वेरी हाई बीपी, से 180 120, वेरी वेरी हाई बीपी, एंड वेन एवर यू स्टेबलाइज द बीपी, अपने आप प्रेशर नॉर्मलाइज हो जाता है एंड ब्लीडिंग अपने आप नॉर्मलाइज हो जाती है। नाउ सबसे इंटरेस्टिंग एज एन ENT सर्जन हमारा जॉब ये होता है कि कोई भी नेजल ब्लीड को लाइटली नहीं लेना चाहिए। एवरी नेजल ब्लीड शुड बी इन्वेस्टिगेटेड, स्पेसिफिकली यंग बॉयज। यंग बॉयज में देयर इज अ वेरी वेरी पर्टिकुलर ट्यूमर जो आपका आता है एक ब्लड वेसल से, जिसको हम लोग JNA बोलते हैं, जुवेनाइल नेजोफेरेंजियल एंजियोफाइब्रोमा, एंड एवरी यंग बॉय, even young female, should undergo an endoscopic evaluation to rule out is there any tumor which is based with bleeding disorder or not. As an ENT surgeon, अगर bleeding disorder लेके patient आया है, आप primarily उसको bleeding manage करिए, then call the patient and follow up, and यहाँ पे you can do an investigation to check कि कोई ऐसी problem है कि नहीं है। Ideally, we should all rule out कि कोई ऐसी bleeding mass है कि नहीं है, क्योंकि bleeding mass can be very very dangerous. At home what we can do, एक बहुत इंपॉर्टेंट मिसकम्युनिकेशन है कि जब नाक बहता है तो लोग ऐसे लेट जाते हैं जी, विच इज अ वेरी रॉन्ग थिंग। पिलो को नहीं लेते, ऊपर करके, बिल्कुल नहीं। देयर इज अ मेथड नोन एज हिपोक्रेट्स मेथड, एंड हिपोक्रेट मेथड में क्या करना होता है, हमें नोज को दबाना होता है और नीचे झुकना पड़ता है। यू हैव टू बेंड डाउन, होल्ड दिस
Okay. for at least 10 to 15 minutes. Okay. Now holding this मतलब आप उस vessels को crush कर रहे हो and you are 10-15 मिनट्स के लिए फिर वो सांस भी मुंह से छोड़े? सांस लेना है, मुंह से सांस ले, मुंह से सांस लेना है। Okay. ये तो अनसेड सी बात है कि नाक से सांस तो नहीं आ रही है, बट ये करना वेरी रॉन्ग थिंग। एंड बहुत इंपॉर्टेंटली अगर नेजल ब्लीड हुआ हो जी। तो खून पेट में जाती है जी। एंड उल्टी के फॉर्म में भी आता है। सो वो खून फ्रेश खून नहीं होता, क्लॉट्स के फॉर्म में आती है, तो उसमें आपको घबराना नहीं चाहिए। अगर हिस्ट्री ऑफ नेजल ब्लीड रहा हो तो उल्टी के फॉर्म में भी क्लॉट्स निकलेंगे। ओके, सो फ्रेंड्स, मैम के दिए हुए टिप्स को आप नेज़ल ब्लीड्स के मामले में घर पे थोड़े देर के लिए थोड़े हल्के लाइटली वे में ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, बट इमरजेंसी केसेस के लिए प्लीज़ डू कंसल्ट ENT सर्जन एंड अ हॉस्पिटल एज सुन एज पॉसिबल। If this method does not work, immediately go to the hospital. Exactly. Do not delay any nasal bleeding. Actually, so thank you ma'am for that also. Moving ahead ma'am, जब सर्दी होती है किसी को तो सर दर्द की शिकायत सबसे पहले करता है वो इंसान। तो सर दर्द जैसे माइग्रेन हो गया, टेंशन कह रहे हैं कि टेंशन हो गया है, एक सर में भारीपन लग रहा है, सर का एक पर्टिकुलर हिस्सा ही बोलते हैं यही भारी लग रहा है, इस तरफ भारी लग रहा है, तो मैम ये कैसे ENT के अंदर फॉल करता है? So all headaches should be evaluated. And if there's a long time headache जहाँ पे patient has been compulsion to come to the hospital and get it checked, imaging should always be done. But all these are done by the neurology part and neurosurgeon part. वो हमारे पास भेजते हैं patient, mostly referral patient आते हैं and can be primary also if the headache consists in the pain in the sinus area. So frontal headache एक बहुत common symptom है जहाँ पे ऐसे बैंड की तरह पेन आएगा जिसको हम लोग ऑफिस हेडेक बोलते हैं, बिहाइंड द आईज पेन एंड यहाँ पे पेन होना। सो ऐसा पेन के साथ पेशेंट आता है, इट हैज टू बी इवेल्युएटेड एंड हिस्ट्री ऑफ नेजल कंजेशन रहती है ऐसे पेशेंट्स में। नाउ देयर आर सर्टेन पेशेंट्स जहाँ पे माइग्रेन इज अ थिंग। माइग्रेन इज नेवर अ फर्स्ट डायग्नोसिस, माइग्रेन इज अ डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन। सो बिफोर यू डायग्नोस माइग्रेन यू शुड रूल आउट एवरी अदर थिंग। अगर माइग्रेन को आपने सब जगह से रूल आउट कर दिया देन माइग्रेन आता है। देन टेंशन हेडेक आता है। टेंशन हेडेक कम्स लाइक अ बैंड, इट कम्स मोस्टली ऑन स्ट्रेस स्टेज फॉर 2 to 3 days एंड जस्ट गो अवे। जो हमको आम भाषा में हमें हेडेक हो गया वैसा बोलते हैं एंड विल गो अवे। टेंशन हेडेक होते हैं। क्लस्टर भी है। यस, क्लस्टर हेडेक्स आर वेरी डेंजरस। क्लस्टर हेडेक में 2-3 वर्ड्स होते हैं जिसमें SUNCT बोलते हैं, SUNA बोलते हैं, बहुत सारे टेक्निकल मेडिकल टर्म्स हैं। क्लस्टर हेडेक इज मोस्टली यूनिलैटरल, एक साइड पे होगा। इट विल कम फॉर ऑलमोस्ट सेकेंड्स टू मिनट्स एंड वो इतना तेजी से आएगा, पेशेंट विल बी फीलिंग सो मच पेन। तो क्लस्टर हेडेक्स आर मैनेज्ड अंडर न्यूरोलॉजी, बट इट इज फॉर अस टू आइडेंटिफाई कि इज इट अ साइनस हेडेक और अ क्लस्टर हेडेक। डेफिनेटली। सो फ्रेंड्स, अपने बॉडी को आप ही को स्टडी करना है और काइंडली एक ENT कंसल्टेंट या न्यूरोसर्जन या किसी भी एक स्पेशलिस्ट को ज़रूर दिखाएं अपने बॉडी को। अगर यस, आई वुड से कि डोंट टेक हेडेक्स लाइटली। इफ़ यू हैविंग लॉन्ग टाइम हेडेक्स एंड आपको ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ से ट्रिगर्ड है या लाइट या लाउड साउंड से ट्रिगर्ड है, एनी लॉन्ग टाइम हेडेक प्लीज कम एंड गेट इन्वेस्टिगेटेड। हो सकता है कुछ ना है, हो सकता है एक नॉर्मल टेंशन स्ट्रेस रिलेटेड हेडेक रहे, बट इट इज बेटर to get that confirmation done from a medical professional. Yes, of course, friends. Moving ahead, ma'am, to the last section, of course, throat. Yes. Throat. So, talking about throat, the very first thing that comes to our mind is voice का change होना। जैसे puberty में बच्चे बड़े होते हैं, voice crack होती है, तो मैम voice का change क्या सिर्फ वो puberty level तक रहता है या इसके आगे का भी कुछ होता है? Since आपने इस part को touch किया, so वॉइस एक बहुत ही ह्यूज सा एक एरिया सेक्शन क्रिएट होता है ENT में। सो बहुत सारे प्यूबर्टी रिलेटेड डिसऑर्डर्स भी होते हैं जहाँ पे एक मेल का वॉइस कुड बी अ फीमेल वॉइस विच वी कॉल इट प्यूबरफोनिया, एंड ए फीमेल का वॉइस कुड बी अ मेल वॉइस विच इज एंड्रोफोनिया। लॉट ऑफ डेवलपमेंटल टर्म्स वी हैव इन दैट एंड मैनेज्ड अकॉर्डिंगली। बट वॉट आपको रिकोगनाइज करना है, जो मैं टेक्निकल टर्म बोलते हैं वॉइस अब्यूजर्स। वॉइस अब्यूजर्स आर दोज पीपल जो आवाज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे हॉकर्स, टीचर्स,
जो लोग जोर से बात करते हैं, इवन घर में हाउस वाइफ्स, अगर आप बच्चों को जोर जोर से पढ़ा रहे हो, या जो लोग भजन गाते हैं, सिंगर्स, दे आर पीपल हु यूज वॉइस ऑन अ लॉन्ग रेगुलर आवर्स एंड ऑन पॉइंट्स ऑफ पिचेस जहाँ पे एक नॉर्मल आदमी नहीं रीच करता. Now these voice abusers have this problem जहाँ पे हमारे जो vocal cords है, जो हमारी आवाज़ की जो तारे हैं, वो shearing tension force में चले जाती है एंड इंजरी हो जाती है. So any voice problem, अगर आपको लगता है कि मेरी आवाज़ सडनली भारी हो गई, देखिए अगर इन्फेक्शन होता है गले में तो थोड़ी भारी होती है, लेकिन वो अपने आप को नॉर्मलाइज हो जाती है. बट इफ इट डज नॉट कम विद एनी कोल्ड और समथिंग, identify the voice problem, and if you are a voice abuser, please get it checked, because there are certain polyp nodules which can be formed in that. If you are not a voice abuser, even a growth, even a carcinoma in your voice box can create the same problem. So if आपकी कोई history of substance abuse रही है, cigarette smoking, बीड़ी, and आपका suddenly voice change आपने देखा है, and mostly ये patient 60 plus होते हैं, please get it checked, please get an endoscopy done, always get it done, because any voice change, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका voice relation में या तो mass develop कर रहा है, या जो voice के जो नसें हैं उनको दबा रहा है. So voice change को we don't take it very lightly, we always investigate. I always do an endoscopy in any patient with voice change, any patient. Yeah. Okay. So friends, वॉइस को भी, अपने वॉइस चेंज को लाइटली बिल्कुल ना लें. मैम मूविंग अहेड, एक टर्म है ग्लोबस फेरेंजियस. मैम इसको थोड़ा आप डिफाइन करें, और ये कैसे हमारे थ्रोट से रिलेटेड है, ENT कैसे डील करता है इसे. सो आई वांटेड टू स्पेसिफाई दिस टर्म बिकॉज ये इतना कॉमन है कि लोगों को पता भी नहीं इतना कॉमन है. सो ग्लोबस फेरेंजियस का मतलब है कि फीलिंग ऑफ अ लंप इन द थ्रोट. फीलिंग ऑफ अ लंप इन द थ्रोट है, लेकिन कोई लंप नहीं है. So 90% of females who come into my OPD have this globus pharyngeus. उसमें पेशेंट विल कम कि मैडम मेरे गले में कुछ फंसा है. हमने एंडोस्कोपी कर लिया, एक्सरे कर लिया, आप कुछ भी करा लो, कुछ नहीं आने वाला. सो ग्लोबस फेरेंजियस इज अ डायग्नोसिस जहाँ पे इट कम्स विद द सेंसेशन कि लंप है बट है कुछ नहीं. मोस्टली ये पेशेंट्स के थोड़े ईटिंग डिसऑर्डर्स रहते हैं जहाँ पे एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत कॉमनली होती है, एंड वो एक फीलिंग देती है कि आपका जो एरिया होता है वो लाल होता है. हाँ, तो वो उस चक्कर में वो फीलिंग ऑफ लंप आता है. बट इफ समवन इज कमिंग कि मेरे गले में कुछ फंसा है, it should not be taken lightly. It could be something which could be missed. So endoscopy is a must. ओके. तो गले में फंसा हुआ होना, हाँ. और एक लंप की बात करना, बिल्कुल, और एक गले में कुछ उनको फील्स आ रहा है. एक पेशेंट विल कम विद दिस टिपिकल सिम्टम जहाँ पे वो बोलेंगे कि मेरे गले में कुछ फंसा हुआ है. एकदम यही लाइन के साथ आएंगे, एंड यू विल बी आस्किंग दोज क्वेश्चंस एंड चेकिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग एंड यू रियलाइज कि द पेशेंट हैज ग्लोबस फेरेंजियस. ओके. तो मैम इसके ट्रीटमेंट क्या है? राइट, सबसे इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट इज अश्योरेंस. पेशेंट को पहले समझाना कि सो पेशेंट विल कम इन अ पैनिक मोड कि मैम मेरे गले में कुछ हो गया है. आपको उनको अश्योर करना है कि आपके गले में कुछ नहीं हुआ है, ठीक है. एंड देन यू ट्रीट विद अश्योरेंस एंड PPI. हाँ, थोड़े लाइफस्टाइल चेंजेस करके. अश्योरेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि एनी लंप, एनी समथिंग फीलिंग ऑफ दैट, पेशेंट को लगे मुझे कुछ हो गया है, लेट इट गेट चेक. तो यू हैव टू अश्योर द पेशेंट कि इट इज नथिंग. ओके. सो फ्रेंड्स, ये एक अच्छा पार्ट भी है कि घबराने की भी ज़रूरत नहीं है. लंप इन द थ्रोट वाली फीलिंग एट द सेम टाइम जहाँ दिमाग कह रहा है कि नहीं, यहाँ थोड़ा रिस्क सिचुएशन है, तो उसे नाजुक भी नहीं लेना है. मैम मूविंग अहेड, एक टर्म है LPRD, या फिर रिफ्लक्स कह लें हम, गले में जलन की डिजीज इस तरीके से. तो इस विषय में सिम्टम्स, ट्रीटमेंट्स आप लोग कैसे डील करते हैं? सो LPRD इज लैरिंगोफेरिंगो रिफ्लक्स डिजीज. जी मैम. जिसको इंटरचेंजेबली हम लोग ग्लोबस के साथ यूज कर सकते हैं. सो LPRD इज अ सिम्टम कॉम्प्लेक्स जहाँ पे देयर इज अ कॉज, बट ग्लोबस में कॉज नहीं होता. फीलिंग दोनों की सेम आती है. सो जब हम एंडोस्कोपी देखते हैं तो हम ये देखते हैं पूरा आपका लैरिंजियल एरिया लाल पड़ा हुआ है ना. इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ इज लाइफस्टाइल. एंड एज इंडियंस वी डोंट रियलाइज दैट समटाइम्स आवर फूड हैबिट्स कैन बी बैड.
उनको लगता है कि घर का खाना है तो ये खराब कैसे हो सकता है. It is not the खाना which is खराब, it is the way and the frequency and the timing which you are doing it's wrong. Specifically जो सुबह चाय पीने की आदत है जी. ट्रस्ट मी व्हेन आई टेल अ पेशेंट प्लीज सुबह की चाय बंद कर दीजिएगा, वो इतने दुखी हो जाते हैं एंड दे लूज ट्रस्ट इन मी. बट आई टेल देम कि आप ट्राई करके देखो, यू विल डेफिनेटली फील एन इम्प्रूवमेंट. बट छोटी छोटी जो हैबिट्स है, खाली पेट चाय पीना, खाने और सोने के बीच में गैप नहीं रखना, हैवी डिनर करके सोना, जो रिफ्लक्स करता है खाना, तो वो बेसिकली आपका खाना पचता नहीं है, पेट की गर्मी क्रिएट करता है एंड पूरा गला लाल हो जाता है. एंड नेक्स्ट दिन जब आप मॉर्निंग में उठते हो फिर आपका गला फंसा फंसा लगता है, विच इज़ वेरी वेरी कॉमन. वेरी देर आर पीपल हु विल कम कि मैं सुबह की चाय के बिना उठ ही नहीं सकते हूँ, एंड इतना कॉमन है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ. बट व्हेन आई टेल यू कि आप इसको चेंज करके देखो, ट्राई हैविंग इट आफ्टर अ मील. इफ़ यू रियली नीड इट, गेट इट डन. डोंट मेक इट 2-3 बार चाय पी रहे हैं, बट एक बार आप शाम में पी लो, या अगर आपको पीना है तो आप ब्लैक पियो, ब्लैक टी विदाउट मिल्क, जो रिफ्लक्स के चांसेस कम कर देते हैं. एंड इतनी ही छोटी 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 चेंजेस करके, ओवर रिफाइंड फूड नहीं खाना, तो आप उस रिजल्ट को अचीव कर सकते हैं. क्योंकि LPRD का कोई इन्फेक्शन नहीं है कि मैं एंटीबायोटिक्स उसको ट्रीट कर सकूं. इट हैज़ कम ड्यू टू बैड फूड हैबिट्स. So it has to be treated with some medication and some lifestyle changes. It's a combined therapy. जैसे कहा जाता है health is wealth after all. Definitely. तो health के आगे थोड़ा सा कुछ compromise भी करना पड़े तो नहीं, it will give you result, but it will only give you result if you are willing to make those changes in your body. Of course. Yeah. तो ma'am, thank you so very much for explaining all those details over ENT. फ्रेंड्स, वी होप कि आपको काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन आज ENT रिलेटेड मिला होगा, ईयर, नोज़ एंड थ्रोट, एंड ओवरऑल मैम ने काफ़ी सारे टिप्स भी दिए. मैम थैंक यू सो मच उसके लिए भी. सो फ्रेंड्स, कोई भी क्वेश्चन इसके अपार्ट भी आपके मन में आए तो प्लीज़ राइट इट डाउन, नोट करके आप हमें प्लीज़ मेल कीजिए, हमें नोट डाउन करके लिखिए, और मैम को समय मिलते ही मैम उसका रिप्लाई पक्का देंगी आपके. और फ्रेंड्स, कुछ भी ऐसा लगे कि यहाँ मुझे डाउट लग रहा है, या आज के सेशन में ऐसा कुछ भी आपके माइंड में क्लिक किया कि दिस इज़ द थिंग आई एम सफरिंग फ्रॉम, और एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स और एनी पर्सन known to you, तो प्लीज़ उनको JP हॉस्पिटल में ENT सर्जन डॉक्टर विंसी प्रियाशा मैम इज़ अवेलेबल. सो उनके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करवाइए ऑन आवर नंबर 9779109109, एंड अपॉइंटमेंट फिक्स करा के प्लीज़ डू हैव अ गुड लाइफ एंड हेल्दी लाइफ अहेड. So friends, thank you so very much to you as well. And मैं अंजू जायसवाल on behalf of Jayaprakash Hospital. Thank you so. Thank you. Thanks every one of you. Thank you so much, ma'am, for coming to your show. Thank you.